दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा नया और बहुत हाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पहले लेते हैं भगवान जी का आशीर्वाद और शुरू करते हैं अपने डे 1 के इकोनॉमिक्स के टॉपिक को। आज हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को एक बेहतरीन माइंड मैप के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, जो है इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी। इन दोनों में एक बड़ा फर्क होता है। इकोनॉमिक्स थियोरेटिकल साइड है, यानी ये थियोरीज और प्रिंसिपल्स की स्टडी है। इकोनॉमिक्स को एक साइंस माना जाता है जो हमारी डेली लाइफ और डिसीजन मेकिंग को समझती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि मनी, टाइम और रॉ मटेरियल्स का सही इस्तेमाल करके अपनी अनलिमिटेड यानी इन्फिनिट वांट्स और नीड्स को पूरा करते हैं। इसका एक बहुत हाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है द मैनेजमेंट साइंस। इंसान की नीड्स और वांट्स इन्फिनिट हैं, जैसे किसी को घर चाहिए तो किसी को लग्जरी कार जैसे डिफेंडर या फिर बाइक चाहिए। लेकिन इनकम लिमिटेड होती है, जैसे मानिया किसी की फिक्स्ड सैलरी 1 लाख रुपीज है। इस लिमिटेड इनकम को मैनेज करके एक्सपेंसेस, सेविंग्स और हाउस होल्ड कॉस्ट्स को बैलेंस करना हाई इकोनॉमिक्स कहलाता है। अगर इसके नेचर की बात करें तो इसे फिजिकल साइंसेज की तरह फिक्स नहीं माना जाता, क्योंकि केमिस्ट्री में जैसे Na+ और Cl- मिलकर हमेशा NaCl हाई बनाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में 100% गारंटीड रिजल्ट्स नहीं होते। इसीलिए इसे कई बार फेक, फॉल्स, डिस्मल, सूडो या डिप्रेसिंग साइंस भी कह दिया जाता है। इवन बेस्ट इकोनॉमिक प्लान्स भी क्राइसिस को नहीं रोक पाते, जैसे कि 2008 का ग्लोबल रिसेशन या फिर कोविड-19 का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इकोनॉमी हमेशा नंबर्स बेस्ड और क्वांटिटेटिव होती है। जैसे न्यूज रिपोर्ट्स में आपने सुना होगा कि इंडियाज इकोनॉमी हैज क्रॉस्ड $4 ट्रिलियन, वहाँ इंडियाज इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता। इकोनॉमी का यूज दो एंटिटीज को कंपेयर करने के लिए होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी को USA या चीन से कंपेयर करना। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ क्वांटिटी को नापता है, क्वालिटी को नहीं। एक देश की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो सकती है, पर ये नंबर देश में वुमेन्स सेफ्टी या एम्पावरमेंट की सही क्वालिटी नहीं दिखाता। फ्लैट बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, जो है 2 मेन पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को 2 प्राइमरी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पर ऑपरेट करता है। ये किसी एक इंडिविजुअल, एक फैमिली या एक सिंगल कंपनी की स्पेंडिंग और डिसीजन मेकिंग को स्टडी करता है। जैसे पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में से अगर हम सिर्फ एक सिंगल ट्री की स्टडी करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, जो इंडिविजुअल लेवल से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स एक नेशनल या ग्लोबल स्केल पर काम करता है। ये बड़े एग्रीगेट इश्यूज पर बात करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और देश का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP। प्योर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक साथ स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है, और ये एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, जो हाईएस्ट लेवल से ट्रिकल डाउन होकर इंडिविजुअल्स तक आता है। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, यानी हिस्टोरिकल फाउंडेशंस और की इकोनॉमिस्ट्स। वेस्टर्न थॉट से भी हजारों साल पहले मौर्यन एम्पायर के दौरान चाणक्य या कौटिल्य ने एक महान बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस बुक में 15 बुक्स, 150 चैप्टर्स, 180 टॉपिक्स और 6000 श्लोकास शामिल हैं। इसके बाद आते हैं आदम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स माना जाता है। इन्होंने 1776 में अपनी फेमस बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ कैपिटलिज्म के प्राइमरी प्रोपोनेंट थे। इन्होंने थियरी ऑफ द इनविजिबल हैंड दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जब कोई इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जैसे एक बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रीज बनाता है, तो वो अनइंटेंशनली सोसाइटी में जॉब्स क्रिएट करता है और मनी सर्कुलेट करता है। इन्होंने लेसे फेयर या लेट इट बी का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका फ्रेंच में मतलब है लीव इट अलोन। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डोमेन में कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए और मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए। लेकिन इनके ठीक ऑपोजिट जॉन मेनार्ड केन्स यानी JM केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन राखी। इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि रिसेशन या 2008 और 2009 जैसे बड़े क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट को चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इंटरवीन करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलानी चाहिए। केन्स को मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। फ्लैट बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स की। हर कंट्री अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम चुनती है। पहला है कैपिटलिज्म, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्रीज और बिजनेसेस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होते हैं। इसमें प्राइसेस डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं, गवर्नमेंट से नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, जिससे मार्केट में इंटेंस कंपटीशन बनता है। इससे रैपिड इनोवेशन तो होती है, पर इनकम इनइक्वालिटी भी बढ़ जाती है,
जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए में। दूसरा है कम्युनिज्म और सोशलिज्म। कम्युनिज्म एक एक्सट्रीम फॉर्म है जहां सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, यहां तक कि आपका घर भी टेक्निकली स्टेट का होता है। सोशलिज्म इसका एक लाइटर फॉर्म है जहां गवर्नमेंट का ग्रेटर कंट्रोल होता है प्रोडक्शन पर। इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर यानी समाज का कल्याण होता है। इसमें इक्वालिटी और सेंट्रल प्लानिंग होती है और बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट देती है। इसमें सोशल सिक्योरिटी हाई होती है पर कंपटीशन न होने की वजह से एफिशिएंसी और इनोवेशन कम हो जाती है, जैसे कि पुराने सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर में। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक बैलेंस्ड मिक्सचर है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल वेलफेयर चलाना है और गवर्नमेंट मार्केट को सिर्फ तभी रेगुलेट करती है जब एक्सप्लॉयटेशन रोकना हो, जैसे कि हमारे प्यारे देश इंडिया में। चलिए अब पेज 3 के की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की लीडरशिप में इंडिया ने एक हिस्टोरिक शिफ्ट किया। 1991 से पहले देश में लाइसेंस राज था, जहां किसी भी बिजनेस को शुरू करने या एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट की ढेरों परमिशंस और लाइसेंस लगते, जिससे ग्रोथ स्लो थी और ब्यूरोक्रेसी ज्यादा थी। 1991 में देश एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा, जहां हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी फॉरेक्स इतने कम हो गए थे कि मुश्किल से एसेंशियल इंपोर्ट्स जैसे ऑयल के लिए पैसे बचे थे। इन्फ्लेशन हाई था और डेट प्रेशर बहुत ज्यादा था। टैब सॉल्यूशन के रूप में आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम एलपीजी कहते हैं। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करना और लाइसेंस राज को खत्म करना। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, यानी गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को सौंपना या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। और ग का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोलना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को अट्रैक्ट करना। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि देश में रैपिड ग्रोथ हुई, नए इंडस्ट्रीज आए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अगला कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का। इकोनॉमिक्स में गुड्स को 2 क्राइटेरिया पर डिवाइड किया जाता है, एक्सक्लूडेबिलिटी यानी क्या नॉन पेइंग पर्सन को रोक सकते हैं, और राइवलरी यानी क्या एक के उससे दूसरे के लिए वो चीज कम हो जाएगी। इसके बेसिस पर 4 टाइप्स के गुड्स होते हैं। नंबर 1 प्राइवेट गुड्स, जो एक्सक्लूडेबल भी हैं और रिवलरस भी, जैसे कार्स, फूड और क्लॉथिंग। नंबर 2 पब्लिक गुड्स, जो ना तो एक्सक्लूडेबल हैं और ना हाई राइवलरस, जैसे नेशनल डिफेंस और स्ट्रीट लाइट्स, जो सबके लिए अवेलेबल हैं। नंबर 3 कॉमन पूल रिसोर्सेज, जो एक्सक्लूडेबल नहीं है पर रिवलरस हैं, जैसे फॉरेस्ट टिम्बर और सी फिश, जिन्हें रोकना मुश्किल है पर उस करने से ये डिप्लीट हो सकते हैं। नंबर 4 क्लब गुड्स, जो एक्सक्लूडेबल हैं पर रिवलरस नहीं हैं, जैसे सिनेमा हॉल्स या नेटफ्लिक्स, जहां बिना पे किए एंट्री नहीं मिलती पर आपके देखने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फ्लैट आते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पर। ट्रेडिशनली इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में और 2 मॉडर्न एडिशंस के साथ टोटल 5 सेक्टर्स में बनता गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो पूरी तरह नेचर डिपेंडेंट होता है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग। इनके जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स कहते हैं और ये इकोनॉमी का फाउंडेशन है क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स देता है। इंडिया में 42% से ज्यादा लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जहां रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटीज। इसके फिजिकल लेबर को ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं और इसमें इंडिया की 23% वर्कफोर्स शामिल है। तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जो फिजिकल गुड्स की जगह सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन और इट। इन्हें व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं और ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। चौथा है क्वेटरनरी सेक्टर, जो नॉलेज बेस्ड होता है, जैसे रिसर्च और इट कंसल्टिंग। और पांचवा है क्विनरी सेक्टर, जो हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग से जुदा है, जैसे सोर्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसे गोल्ड कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। सेक्टर डेवलपमेंट के लिए WW रोस्टो मॉडल कहता है कि देशों को पहले प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर टर्शरी पर जाना चाहिए, लेकिन इंडिया इसका एक बड़ा एक्सेप्शन है। हमारे देश ने डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर में लीपफ्रॉग किया है, यानी जंप किया है, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा जॉब्स और सर्विसेज को लेकर एक अलग कल्चरल माइंडसेट था। चलिए अब आखिर में शुरू करते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, यानी 16 हाई यील्ड MCQs की सुपर रिविजन। क्वेश्चन नंबर 1 पेस्टाल मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में लेटर ए का क्या मतलब है? इसका सही आंसर है इकोनॉमिक, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पब्लिक गुड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर है कि पब्लिक गुड्स के बेनिफिट्स सभी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है? आंसर है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जैसे अगर आप ट्रिप पर जा रहे हैं तो उस टाइम काम करके जो 1000 रुपीज आप कमा सकते थे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी कमोडिटी की डिमांड इसलिए घट जाती है क्योंकि बाकी सब भी यूज कंज्यूम कर रहे हैं तो उस क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है स्नॉब इफेक्ट, क्योंकि लोग एक्सक्लूसिव फील करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक फर्म के लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? सही आंसर है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाएं, यानी 0 प्रॉफिट और 0 लॉस का पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड कॉन्सेप्ट क्या सिग्निफाई करता है? आंसर है मार्केट इक्विलिब्रियम, जो लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट से अचीव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है? आंसर है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्वेश्चन नंबर 8, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट्स करता है? आंसर है कि जैसे आप एक के बाद एक पिज्जा की स्लाइस खाते हैं तो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक्स में स्कैर्सिटी प्रॉब्लम को क्या रिफ्लेक्ट करता है? आंसर है हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज और हमारी अनलिमिटेड वांट्स। क्वेश्चन नंबर 10, लिक्विडिटी ट्रैप का सबसे बेस्ट इलिस्ट्रेशन क्या है? सही जवाब है जब इंटरेस्ट रेट्स ने 0 हो फिर भी लोग बैंक में सेव करने की बजाय कैश होल्ड करना पसंद करें। क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका एकदम शानदार जवाब है भूटान। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा पैर सही मैच्ड है? आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 13, 1947 से 1990 के बीच इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो किया? आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर मेनली किससे कंसर्न्ड है? आंसर है एग्रीकल्चर से। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राउंडनट से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना किस सेक्टर का पार्ट है? आंसर है सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि ग्राउंडनट प्राइमरी है पर ऑयल निकलना मैन्युफैक्चरिंग है। और आखिर में क्वेश्चन नंबर 16, पब्लिक गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में नॉन रिवलरस का क्या मतलब होता है? सही आंसर है कि एक पसंद के उस करने से दूसरे का उस कम नहीं होता। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स का कंप्लीट डे 1 टॉपिक। ऐसे ही शानदार हैंड रिटन नोट्स और माइंड मैप्स की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @scripted notes को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।